हाय गाइस, मैं ज्योतिष्मान। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। शायद आप अच्छे होंगे, लेकिन 8 नवंबर 2016 में आप कहाँ थे? क्या मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? और 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। नहीं नहीं, मेरा सवाल ही गलत है। 8 नवंबर 2016 को आप क्या कर रहे थे? माइला इतनी हेरा फेरी रे। क्योंकि उस दिन ही 1000 और 500 के नोट बंद कर दिया गया था। नोटबंदी की वजह से पूरे देशवासी को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था जावेद खनानी, उन्होंने तो सुसाइड ही कर लिया। अरे, इसका भारत की नोटबंदी से क्या ताल्लुक? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। इसको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो के शुरुआत में आइए जानते हैं नोटबंदी क्यों किया गया था। भारत के आम नागरिक को शायद पता होगा कि काला धन भारत में लाने के लिए ये स्टेप लिया गया था, लेकिन कैसे? आपको पता होगा, आरबीआई भारत के नोटों को छापता है। सपोज ए एक व्यक्ति का नाम है और ए के पास 1 लाख रुपीज है, और ए को कहा गया कि आप 1 लाख रुपए से कुछ सामान खरीदिए। लेकिन ए 1 लाख का सामान नहीं खरीदता। वो अगर 50,000 खर्च करता है और 50,000 अपने पॉकेट में रखता है, तो उसको काला धन कहा जाएगा। आरबीआई को पता होता है कि भारत में कितना पैसा है, भारत में जितना उत्पादन है या फिर जितना सर्विस है, उसके निर्यात पर आरबीआई पैसा बनाता है। अब अगर सपोज बी एक व्यक्ति है जिसके पास भी 1 लाख रुपया ही है, और उनको बोला गया कि आप 1 लाख रुपया खर्च करें, लेकिन खरीदने के लिए मार्केट में उनका 1 लाख रुपए का सामान ही नहीं है, तब वो ज़्यादा पैसे देकर भी जो बचा कुचा सामान है उसको खरीदना चाहेगा। तब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए आरबीआई उतना पैसा ही छापता है जितना कि भारत में उत्पादन होता है। हालांकि यहाँ पर सर्विस सेक्टर भी ऐड होता है। यह अवस्था हमारे भारत में भी हुआ था, लेकिन उसका उल्टा। हमारे भारत में सामान तो होता था, लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एक ही तरह लोग कालाधन अपने पास जमा करके रखते थे, जिससे लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचता था। यह कारण तो कुछ हद तक लोग जानते होंगे, लेकिन ये मेन कारण नहीं था। डिमोनेटाइजेशन का सबसे अहम कारण था कि टेरर फाइनेंस को खत्म करना। भारत का मानना था कि बहुत सारे भारत में हुए टेररिस्ट अटैक में भारत के नकली करेंसी को यूज कर रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। डिमोनेटाइजेशन का ये सबसे अहम कारण था। पाकिस्तान में इंडियन फेक करेंसी बनता था, जिसको भारत में सप्लाई करके पाकिस्तान सालाना 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता था। माय गॉड। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा इंडियन करेंसी को प्रिंट करता था। पाकिस्तान हमारे नोट को इतना बारीकी से बनाता था कि कोई आम आदमी देखकर नहीं पहचान सकता कि कौन सा असली नोट है और कौन सा नकली। कहा जाता है कि यह करेंसी बहुत ही कम अमाउंट में बांटकर भारत पहुंचाया जाता था, जो कि किसी को पता ना चले, और ये नकली नोट पाकिस्तान बहुत ही कम अमाउंट में भारत को बेच देता था। अगर 1000 का नोट हुआ तो उसके बदले में सिर्फ 300 रुपया का असली पैसा वो लोग लेते थे। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार 2010 में 1600 करोड़ इंडियन फेक करेंसी इंडिया में आए थे। माजिद बिलाल, जो कि एक टेररिस्ट था, उन्होंने बताया कि अगर कोई टेररिस्ट भारत में आते हैं तो उनके साथ भी फेक करेंसी लाना पड़ता था। हैदराबाद ब्लास्ट में हुए लगभग 5 करोड़ रुपीस भी एक फेक करेंसी से आया हुआ था, ऐसा माजिद का कहना है। अब आते हैं जावेद खनानी के केस के बारे में। जावेद खनानी के पास इंडियन फेक करेंसी का फैक्ट्री था। खनानी ने 2006 से 2016 तक कुल 2 लाख करोड़ इंडियन फेक करेंसी भारत में भेजा था। कहा जाता है कि पूरे फेक नोटों का 40% खनानी से ही आता था। जावेद खनानी दाऊद इब्राहिम का दोस्त था। कहा जाता है कि दाऊद का जितना भी फाइनेंशियल काम होता है वो जावेद खनानी के थ्रू ही होता था। दाऊद का जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी खनानी ही पैसा भेजता था। लेकिन जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ, तब जावेद खनानी ने सुसाइड कर लिया। अब आप लोग के मन में एक सवाल भी आया होगा कि 500 और 1000 के नोट ही क्यों सरकार ने बैन किया, 10, 20, 50 और 100 का नोट क्यों नहीं बैन किया गया? आइए लगे हाथ थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। इसको जानने के लिए इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सॉय डेट।
पहले इसको समझना होगा। आपने दुकानदार के साथ या किसी व्यक्ति के साथ लेन देन करते हुए आपने कभी ना कभी तो जरूर बोला होगा कि ये नोट फटा हुआ है, दूसरा दीजिए। वो जो फटा हुआ नोट होता है उसको बैंक में जमा किया जाता है और बैंक उन पैसे को आरबीआई को दे देता है। उसके बदले में आरबीआई नया नोट छापकर बैंकों को देता है और वो बैंक हम तक पहुंचाता है। अभी आप सोचकर देखें कि नोट कब फटता है, जब उसको पर्स से या पॉकेट से निकाला जाता है, या फिर कुल मिलाकर कहा जाए तो आप उसका ज़्यादा लेन देन करते हो। आरबीआई देखता रहता है कि कितना पैसा लेन देन हो रहा है। जब वो पैसा आरबीआई में ही पहुंचता है तब आरबीआई को पता लग जाता है कि वो पैसा का लेन देन हो रहा है। इसका मतलब समझे, 10, 20, 50 और 100 का नोट का एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा था। रिपोर्ट के अनुसार 10, 20, 50, 100 का नोट 33% वापस आता था, 500 का नोट 22% आता था और 1000 का नोट सिर्फ 11% ही आता था। 500 और 1000 का नोट आरबीआई के पास पहुंचता ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि लोग उसको जमा करके ही रखते थे। क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 500 और 1000 के नोट काला धन हो? इस कॉन्सेप्ट को ही सोल रेट कहा जाता है। और आरबीआई का मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब पैसा 5-6 साल में वापस नहीं आता, हो सकता है उसको जमा करके रखा गया हो। आरबीआई का मानना यह था कि 80% मनी एक्सचेंज के लिए आएंगे और 20% नहीं आएंगे। जो 20% नहीं आएंगे उसको ब्लैक मनी कहा जाएगा। लेकिन रुको जरा, सबर करो। ये माना जा रहा है कि आरबीआई का ये थ्योरी फेल हो रहा है, क्योंकि 99.3% 500 और 1000 के नोट वापस आ गए और सिर्फ 0.7% यानी कि 10,720 करोड़ रुपए ही वापस नहीं आए। आरबीआई का मानना था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपीस काला धन होंगे, लेकिन वो 4 लाख करोड़ रुपए वापस कैसे आ गए? आइए इसको समझते हैं। ब्लैक मनी रखने वाले लोगों ने बहुत ही कम अमाउंट में किसी किसान को, किसी गरीब व्यक्ति को उनके अकाउंट में लाख लाख रुपया भेजकर उससे एक्सचेंज कर लिया, जैसे कि किसी को पता भी ना चले। अच्छा, 1 लाख रुपीस एक साधारण आदमी के पास हो भी सकता है। क्या आरबीआई फेल हो गया? जी नहीं दोस्तों, आरबीआई वही चाहता था कि लोग पैसे को डिपॉजिट करें और जब वो पैसे बैंक से निकाले तब आरबीआई को पता हो और उसका टैक्स भी भुगतान करे। नोटबंदी के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरने लगे हैं। 2014 के रिपोर्ट के अनुसार 6.96 लाख करोड़ टैक्स गवर्नमेंट को मिलता था, जो कि 2018 में 8.74 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब कुछ समझे? 6 से 8 मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस ज़्यादा टैक्स रिसीव हुआ है गवर्नमेंट को। तो गाइस, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था, क्योंकि देश साफ सुथरा हो सके। हाँ, अभी भी ब्लैक मनी का खबर हम सुनते ही रहते हैं, किसी के घर में रेड पड़ा, ये हुआ वो हुआ। अब अभी 2000 का नोट भी कम होता हुआ देख रहे हैं। इसका रीजन भी आप मेरे कॉन्सेप्ट से शायद रिलेट कर पाएंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।